Hello everyone. In this session we are going to calculate kinetic energy of the tractor. And when tractor strikes with immovable rock or boulders, in that case we are going to provide a system that absorbs this kinetic energy to give protection against damaging of tractor implement or hitch system, right? तो चलिए देखते हैं. Tractor kinetic energy. When a tractor is being used to propel an implement that may strike an obstacle, for example, a plow striking an immovable rock, some provision must be made for protecting the implement, tractor, and hitch from excessive stress. Clear? ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट को पुल कर रहा है तो हो सकता है इम्प्लीमेंट इमूवेबल रॉक से स्ट्राइक कर जाए. इसकी वजह से ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट और हिच सिस्टम में एक्सेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा और ये डैमेज भी हो सकते हैं. इसी का हमें प्रोटेक्शन करना है. ऐसा सिचुएशन आएगा लेकिन हम इस तरह से अटैचमेंट करेंगे कुछ नेसेसरी जो एलिमेंट्स है जो हमें ऐसे केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दिस कैन बी डन बाय सेवरल मीन्स सच एज फर्स्ट बाय एनर्जी एब्जॉर्बिंग हिच. स्प्रिंग हम अगर अटैच कर दे हिच के साथ तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है. बाय ब्रेक अवे हिचेस, ऐसा हिच का डिजाइन किया कि जब स्ट्राइकिंग हो तो जो है ना कनेक्शन हिच और ट्रैक्टर में ब्रेक हो जाए. थर्ड, बाय हैविंग पार्ट्स ऑफ द implement release when subjected to an overload. तो ये जो है ना मेथड्स है इस सिचुएशन में एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करने का. A moving tractor has kinetic energy because ट्रैक्टर के पास मास है और ट्रैक्टर मूविंग है तो उसके पास वेलोसिटी भी है, राइट? तो इस लीनियर मोशन के कारण ट्रैक्टर के पास हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होगा. A moving tractor has kinetic energy which must be absorbed in slowing down or stopping. तो जब ट्रैक्टर से अटैच्ड इंप्लीमेंट स्ट्राइक किया ऑब्स्टेकल को तो ट्रैक्टर तो मूव कर रहा था m मास का ट्रैक्टर v वेलोसिटी से, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए. तो भी आप प्रोटेक्टिंग मेथड यूज करने जा रहे हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए अगर फर्स्ट टाइप का जो है ना हमारा हिच सिस्टम है तो. In addition to the tractor's translational kinetic energy, the engine, wheels, and transmission have additional kinetic energy as a result of their rotation. Whole tractor m mass moving with velocity v has kinetic energy of half mv²
So in addition to this kinetic energy, tractor has rotational kinetic energy due to rotating engine parts, transmission and wheels. पूरी ट्रांसमिशन में जो है ना सब रोटेटिंग ही है. क्लच प्लेट्स, गियर्स, प्रोपेलर शाफ्ट, हाफ शाफ्ट, एक्सेल, ये सब रोटेटिंग ही है, ट्रांसमिशन का पार्ट है ये. एंड व्हील्स भी. तो इन रोटेशन की वजह से भी ट्रैक्टर के पास एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होगा. फॉर रबर टायर्ड tractors, the kinetic energy of revolving parts is approximately equal to 10% of the total kinetic energy resulting from the linear motion of the tractor. Right? तो ऐसा देखा गया है कि रबर टायर ट्रैक्टर के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिनियर मोशन के चलते काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एमबीए स्क्वायर उसका 10% होता है. राइट? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रैक्टर, translational kinetic energy due to linear motion of the tractor plus rotational kinetic energy half mba square and 10% of half mba square. This is 1.1 by 2 mba square as per Clyde. Total kinetic energy of rubber tired tractor. ये kinetic energy absorb होना चाहिए. If we are using absorbing type protecting device, when tractor during operation strikes immovable rock or boulders. Clear? Where m mass of the tractor and v velocity of the tractor. Case number 1. Two different cases को हम देखेंगे, clutched and declutched. ट्रैक्टर स्ट्राइक किया ऑब्जेक्ट से और क्लच इंगेज ही है, यानी कि इंजन पावर व्हील्स तक आ ही रहा है, ट्रैक्शन क्रिएट हो ही रहा है, प्रोपेलिंग आगे की तरफ हो ही रहा है. राइट? और इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, ट्रैक्टर तो स्टॉप होगा ही होगा. यानी व्हील्स भी जो है ना ट्रैक्शन डेवलप कर ही रहा है क्योंकि क्लच इंगेज है. एंड सेकेंड केस होगा कि जैसे ये स्ट्राइक हुआ क्लच डिसएंगेज हुआ, तो उस केस में केवल काइनेटिक एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कराना है. लेकिन जब क्लच इंगेज्ड है और स्ट्राइक कर गया, इमूवेबल ऑब्जेक्ट से स्टॉप तो होना ही है, लेकिन इस केस में आपको एनर्जी जो एब्जॉर्ब करानी है इन ऑर्डर टू स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग द ट्रैक्टर, डिक्लच के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा क्योंकि व्हील्स भी ट्रैक्शन डेवलप कर रहा है और इंटायर ट्रैक्टर को प्रोपेल कर रहा है. केस नंबर 1, इफ द ट्रैक्टर इज इक्विप्ड विथ linear spring type of energy absorbing hitch. Linear spring type of energy absorbing spring, linear spring type of energy absorbing hitch. तो ये रूल फॉलो होगा, स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू elongation in the spring. ये linear relationship है ना, elongation एंड स्प्रिंग फोर्स के बीच. तो ये रिलेशन आपका लीनियर स्प्रिंग टाइप ऑफ एनर्जी
एब्जॉर्बिंग खींच के लिए होगा। एंड इफ द ट्रैक्टर क्लच रिमेन्स इंगेज्ड आफ्टर द इंप्लीमेंट इज स्टॉप्ड, क्लच इंगेज्ड ही है, तो इंगेज्ड है क्लच, तो इंजन से पावर व्हील्स पर आ ही रहा है, ट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो ही रहा है, और ये भी फर्दर आगे की तरफ मूव कर, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करानी है, प्लस में इसके व्हील्स ट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेगा, उस ट्रैक्शन फोर्स के कारण भी मूवमेंट होगी, तो उसको भी एब्जॉर्ब करानी है स्प्रिंग में, वो भी वर्क डन करेगा, ट्रैक्शन फोर्स भी, वो भी एब्जॉर्ब कराए। देन बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी it is apparent that the kinetic energy in the tractor plus the work being done by the drive wheels while the tractor is stopping must be equal to increase in potential energy stored in the spring। तो स्प्रिंग हीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होगा जब ट्रैक्टर का इंप्लीमेंट इमूवेबल ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा, उसमें ट्रैक्टर की काइनेटिक एनर्जी होगी और जो वर्क ट्रैक्शन फोर्स कर रहा है वो भी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रैक्टर प्लस वर्क इज बीइंग डन बाय द ड्राइव व्हील्स ड्यू टू ट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों एनर्जी को स्प्रिंग द्वारा एब्सॉर्ब किया जाएगा, सो दैट विल गेट increase in potential energy stored in the spring, right? Dear students, kinetic energy in the tractor, rubber tire tractor 1.1/2 MVA square, work being done by the drive wheels, T1 is the traction force developed by drive wheels, so due to T1 स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 है और इंप्लीमेंट ऑपरेशन कर, जो हिच में स्प्रिंग लगाई गई है, स्प्रिंग हिच में जो लीनियर स्प्रिंग हिच यूज करो उसमें ट्रैक्शन के द्वारा जो ट्रैक्टर के द्वारा जो ट्रैक्शन फोर्स T1 डेवलप किया जा रहा है उससे ऑलरेडी x1 अमाउंट का एलोंगेशन है, अब ये जाकर स्ट्राइक किया, ट्रैक्टर स्टॉप होगा, तो बिफोर स्टॉपिंग एलोंगेशन फर्दर स्प्रिंग में होगी, क्योंकि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करानी है ट्रैक्टर की काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ व्हील भी वर्क कर रहा है, क्योंकि इंजन का जो क्लच है वो इंगेज है, इंजन पावर व्हील पर भेज रहा है, तो व्हील भी वर्क कर रहा है। कितना ट्रैक्शन डेवलप कर रहा था T1, तो T1 के द्वारा जो है ना वर्क किया जाएगा। इनिशियली स्प्रिंग जब ऑपरेशन हो रही थी T1 ट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर रहा था, क्यों डेवलप कर रहा था T1 ट्रैक्शन फोर्स, क्यों डेवलप कर रहा था व्हील्स, क्योंकि T1 की पुल लगी हुई थी इंप्लीमेंट के द्वारा, ड्यूरिंग ऑपरेशन इंप्लीमेंट पुल प्रोवाइड करता है ना ट्रैक्टर पर, इसलिए व्हील्स जो है ना उतना ही ट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर रहा था और ऑपरेशन हो रही थी, तो बीच में जो है ना इंप्लीमेंट और हिच पॉइंट के बीच में जो स्प्रिंग लगी हुई है उसमें एलोंगेशन होगा कि नहीं, एक फिक्स अमाउंट की एलोंगेशन होगी, क्योंकि इंप्लीमेंट जो पुल लगा रहा है ट्रैक्टर पर T1 लगा रहा है और बीच में स्प्रिंग है ट्रैक्टर एंड इंप्लीमेंट के बीच में, तो उस रिक्वायर्ड पुल के द्वारा एलोंगेशन होगी और वो फिक्स वैल्यू होगी, वही x1 है इनिशियल। अब अचानक ये जो है ना स्ट्राइक कर गया इमूवेबल रॉक से, राइट, तो फर्दर उसमें x1 के बियॉन्ड एलोंगेशन होगी, बात समझ में आया, क्योंकि अब ट्रैक्टर को रुकना पड़ेगा कि इमूवेबल ऑब्जेक्ट है,
फर्दर बियॉन्ड x1 उसमें एलोंगेशन होगी। यही यहां पर शो किया गया है। फोर्स डेवलप्ड इन a spring of heat system versus elongation in the spring, right? So जब T1 अमाउंट का फोर्स था, जब नॉर्मल ऑपरेशन हो रही थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग x1 जो है ना, इसमें क्या था, एलोंगेशन था, राइट? जब स्ट्राइक किया तो स्प्रिंग में एलोंगेशन x2 हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग में जो फोर्स है वो P मैक्स हो गया। लिनियरली जो है ना, एलोंगेशन के साथ साथ स्प्रिंग फोर्स बढ़ा है। तो दिस ग्राफ इज वेरी क्लियर टू माय ऑल स्टूडेंट्स। है ना क्लियर मेरे बंधु? इनिशियल ये था, जब स्ट्राइक नहीं किया था तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट था। T1 ट्रैक्शन फोर्स व्हील के द्वारा इसलिए डेवलप किया जा रहा था कि ऑपरेशन जो इंप्लीमेंट है वो इतना पुल लगा रहा था, तो पीछे ट्रैक्टर को खींच रहा था T1 अमाउंट से, तो व्हील्स भी T1 अमाउंट का पुल क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से ऑपरेशन हो रही थी। उस समय इतना लॉस था, ये ऑपरेटिंग पॉइंट था। लेकिन जब ट्रैक्टर स्टॉप हो गया, व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग विथ इमूवेबल रॉक, तो उस समय स्प्रिंग में एलोंगेशन x2 हुआ और स्प्रिंग फोर्स P मैक्स हो गया। बात समझ में आया? डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जो एरिया अंडर कर्व है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही तो है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट था, लेकिन ये हो गया, तो इतना जो है ना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ। अब ग्राफ से आपको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, आई एम हियर। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, जैसे कि ये स्प्रिंग है आपका, इसमें जो है ना T1 फोर्स अभी लग रहा है, राइट? फोर्स जो है ना इसमें अब यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग एलोंगेशन x1 है स्प्रिंग में, और जो है ना फोर्स बढ़कर क्या बन गया, P मैक्स, जब एलोंगेशन x2 था। हम कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं, इस समय फोर्स स्प्रिंग फोर्स F है, और इस F से इतना एलोंगेशन कराना है मुझे dx, तो वर्णन क्या होगी, dw F dx। बात समझ में आया? यहां से यहां तक हो जाए, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F विथ रेस्पेक्ट टू x, जहां F क्या है, सपोज कीजिए इस समय स्प्रिंग में एलोंगेशन इसके करस्पॉन्डिंग x है, तो kx हो गया ना, तो kx dx x1 टू x2, ये स्प्रिंग फोर्स एंड एलोंगेशन जो कर्व होगा उसके एरिया को ही तो बताता है। डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। इस स्प्रिंग फोर्स एंड एक्स के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया है, उसके अंडर जो एरिया होगा उसी को तो बोलता है। तो ये इसको लिखने के बजाय हम बोल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आप ए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये भी एक तरीका है। और दूसरा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम इस एरिया को भी हम इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ये एरिया में इक्वल करना है, तो ये ट्रायंगल है और ये जो है ना रेक्टेंगल है, ये एरिया कितनी होगी, ये आपका P मैक्स है और ये T1 है, तो P मैक्स माइनस T1, और ये डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1, तो हाफ दिस इंटू दिस, राइट, हाफ दिस इंटू दिस। रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, T1 इंटू x2 माइनस x1, तो दिस इज
increase in potential energy of a spring in order to stop the tractor when implement encounters immovable rock or boulders or object. ये elongation क्यों हुआ है? In order to absorb kinetic energy of the tractor and work being done by the drive wheels, because clutch is engaged during this process. स्ट्राइकिंग से लेकर स्टॉपिंग तक इंजन पावर भेज ही रहा था, ट्रैक्शन डेवलप होता ही रहेगा, तो व्हील भी जो है ना खींच कर ले जाएगा ट्रैक्टर को, एलोंगेशन और होगी स्प्रिंग, राइट। तो ट्रैक्शन फोर्स कॉन्स्टेंटली कितना डेवलप हो रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो T1 डेवलप हो रहा है, और कितना जो है ना बिफोर स्टॉपिंग कितना मूवमेंट हुआ है ट्रैक्टर में, जितना स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ है, x2 माइनस x. So force into displacement. This is work being done by the drive wheels when clutch is engaged during striking to stopping of tractor. Striking किया implement ने ट्रैक्टर के स्टॉप होने तक, ये ट्रैक्शन फोर्स इंजन कनेक्टेड था व्हील से, क्लच इंगेज था, तो इतना ट्रैक्शन फोर्स के कारण इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ट्रैक्टर में, इतना एब्जॉर्ब हुआ, ये प्लस काइनेटिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना था, इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि जो एरिया आया था और इसके इक्वल कर दो। अब आपको अननोन कैलकुलेट, बस इसमें यही है। अननोन क्या पूछ सकता है कि बिफोर स्टॉपिंग ट्रैक्टर टोटल एलोंगेशन इन द ट्रैक्टर, या स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। जनरली जो है ना कि कितना जो है ना ट्रैक्टर में मूवमेंट हुआ है, स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ बिफोर स्टॉपिंग, तो आपको x2 माइनस x1 ये इक्वेशन आया है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से लर्न करने की जरूरत है। इट्स अ वेरी सिंपल। टोटल काइनेटिक ऑफ द ट्रैक्टर 1 plus 1.1 by 2 MVA square, and when clutch is engaged during striking to stopping of the tractor, so work done by drive wheels, if traction force is T1 x2 minus x1, ये इतना एनर्जी को एब्जॉर्ब करनी है जो स्प्रिंग हिच में लगा हुआ है उसको, तो उसमें जो ना एलोंगेशन कितना हो जाएगा, T1 पर x1 था जब ऑपरेशन हो रही थी, अब इसे P मैक्स हो गया, x2 हुआ, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल ये दोनों एरिया भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और उससे इक्वेट कर देंगे, राइट। जो भी अननोन होगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी इसमें अननोन पूछा जाएगा आपसे, एलोंगेशन पूछा जाए वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, राइट। मैक्सिमम फोर्स पूछा जाए वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स, कुछ भी अननोन गिवन रहेगा आप कैलकुलेट कर। सेकेंड केस, इफ क्लच इज रिलीज्ड आफ्टर द इंप्लीमेंट इज स्टॉप्ड, जब इंप्लीमेंट जो है स्ट्राइक किया, तो जब बोल्डर से स्ट्राइक होगा तभी ना वो इंप्लीमेंट रुक गया, लेकिन ट्रैक्टर थोड़ा मूव करेगा क्योंकि इंप्लीमेंट एंड ट्रैक्टर के बीच में क्या है, स्प्रिंग है, तो वो उसमें थोड़ी मूवमेंट होती है, ट्रैक्टर थोड़ा और फर्दर जाता है ताकि पूरी की पूरी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो सब एब्जॉर्ब कर ले, ट्रैक्टर रुक जाएगी और हमारा डिवाइस जो है ना ब्रेक नहीं हो। अगर हटा देंगे तो इंप्लीमेंट भी टूट सकता है, हिच टूट सकता है, और भी कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, राइट। इंप्लीमेंट हिच इसी के टूटने का डर है, राइट। तो जैसे ही इंप्लीमेंट स्टॉप हुआ बोल्डर और इमूवेबल ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्लच डिसएंगेज हो गया, इसका मतलब अब इंजन ड्राइव व्हील पर पावर नहीं भेज रहा है, तो व्हील भी ट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं करेगा, T1 जीरो है, बस उसी इक्वेशन में T1 को जीरो कर दो। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, स्प्रिंग हैज टू एब्जॉर्ब ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रैक्टर 1.1 by 2 MVA स्क्वायर को ही एब्जॉर्ब करना है। तो जब इंप्लीमेंट स्ट्राइक किया उसी समय क्लच रिलीज कर दिया गया, मतलब डिसएंगेज हो गया, तो क्लच डिसएंगेज हुआ तो फ्रेंड्स T1 जीरो, तो T1 जैसे ही जीरो हुआ अब जो है ना स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया होगा, x1 भी जीरो हो। तो इस वाले केस में फ्रेंड्स इस तरह से स्प्रिंग फोर्स वारी करेगा, जैसे ही स्ट्राइक किया क्लच डिसएंगेज T1 जीरो, तो अब जो है ना स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू एलोंगेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू कोई पर्टिकुलर x है, यहां से जीरो से इंक्रीज करेगा। लेकिन जब क्लच था तो
ऑलरेडी जब ऑपरेशन हो रही थी, क्लच इंगेज था और तो T1 अमाउंट का ट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता, T1 से स्प्रिंग में X1 अमाउंट की एलोंगेशन थी, फर्दर वो टकराया, उसके बाद अभी भी क्लच इंगेज ही है, तो फर्दर उसके बियॉन्ड जो एलोंगेशन हुई, फोर्स उसके एबव इंक्रीज हुआ है। लेकिन जैसे ही टकराया, क्लच खत्म, डिसएंगेज, T1 जीरो, तो स्प्रिंग में भी एलोंगेशन जीरो। अब यहाँ से जीरो से फर्दर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्स अमाउंट का जो है ना एलोंगेशन हुआ और फोर्स जो है ना ये डेवलप हुआ, ये तो और आसान हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना का हुआ, जो एरिया दिखा रहा है वही, हाफ पी मैक्स इंटू एक्स। ये क्यों इंक्रीज हुआ है एनर्जी स्प्रिंग में, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब only kinetic energy, because work being done by travel is zero because clutch is disengaged immediately after we implement strikes with immovable object 1.1 by 2 MBS। वेरी सिंपल इक्वेशन ना, दोनों ही केस को याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे स्टूडेंट याद नहीं करते। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। A rear wheel drive tractor with rubber tire is pulling a plow at 6 km/h speed on level ground। rear wheel drive tractor है, पावर केवल रियर व्हील्स को ही दिया जा रहा है। डिफरेंशियल, वी हैव सिंगल डिफरेंशियल यूनिट कनेक्टिंग बोथ रियर व्हील्स, और डिफरेंशियल हम लोग काफी डिटेल से पढ़े हैं, जैसे यूज टू डिवाइड पावर ऑन पावर्ड व्हील्स। A rear wheel drive tractor with rubber tire is pulling a plow at 6 km/h speed on level ground. When the plow hooks the large boulder, causing the tractor to stop suddenly, the coefficient of traction is 0.6। coefficient of traction given है, तो यहाँ से हम जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कैलकुलेट कर सकते हैं। पुल अपॉन लोड ऑन द रियर व्हील, यही होता है ना, कितना पुल, कितना ट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, नेट ट्रैक्शन फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, दैट इज पुल ऑफ इम्प्लीमेंट ऑन ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को उतना ही ट्रैक्शन फोर्स डेवलप करना पड़ता है, नेट ट्रैक्शन कोएफिशिएंट गिवन है, तो नेट ट्रैक्शन फोर्स अपॉन वेट ऑन ड्राइव व्हील, रियर व्हील ड्राइव है आपका, तो रियर व्हील पर कितना वेट आ रहा है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मुझे रियर व्हील पर कितना वेट आ रहा है वो अगर क्वेश्चन में पता हो, तो हम ट्रैक्शन, नेट ट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, बिकॉज हमें नेट ट्रैक्शन फोर्स की जरूरत है कि कितना ट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर रहा था, क्योंकि क्लच अगर डिसएंगेज नहीं हुआ है तो इसके द्वारा वर्क डन भी होगा जिसको एब्जॉर्ब करानी है स्प्रिंग के द्वारा, 1.1 by 2 MBA² प्लस T1 x2 माइनस x1। तो उसके लिए मुझे T1 और नेट ट्रैक्शन फोर्स चाहिए जो इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट हो जाएगा। The coefficient of traction is 0.6। The maximum possible draw by power is 18 किलोवाट। The rear wheel weight, rear wheel की वेट दे दी गई है, तो उस वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, H, नेट ट्रैक्शन फोर्स और पुल, और वही हमारा T1 है, T1 इक्वल टू H 0.6 इंटू रियर व्हील पर कितनी वेट आ रही है, एंड द फ्रंट व्हील वेट इज दिस। रियर व्हील पर कितनी वेट आ रही है, फ्रंट व्हील पर कितनी वेट आ रही है, तो टोटल वेट ट्रैक्टर की कितनी होगी उसमें G से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ द ट्रैक्टर निकल जाएगा, क्योंकि ये भी जरूरत है काइनेटिक एनर्जी ट्रैक्टर की कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो रियर व्हील की वेट पर वेट कितनी आ रही है, फ्रंट व्हील पर वेट कितनी आ रही है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर G से डिवाइड कर देंगे, दिस इज द मास ऑफ द ट्रैक्टर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, total kinetic energy of the tractor, kinetic energy to be absorbed in stopping the tractor 1.1 MB² by 2, velocity किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। तो ये देख लीजिए मास और ये आपका जो है ना वेलोसिटी, इतना जो है ना फ्यूल काइनेटिक एनर्जी ट्रैक्टर का जिसे ऑब्जर्व करना है। क्लच हमारा डिसएंगेज नहीं किया गया है तो ट्रैक्शन फोर्स भी जो है ना वर्क करेगा, उसको भी ऑब्जर्व कराना है स्प्रिंग में इन ऑर्डर टू स्टॉप द
ट्रैक्टर, क्योंकि अब इम्प्लीमेंट मूव नहीं कर रहा है, टकरा कर जो ना अटक गया है, तो ट्रैक्टर को रोकना पड़ेगा, रुकेगा तो उसके जितने उससे रिलेटेड एनर्जी है उस सबको एब्जॉर्ब करानी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट डैमेज। वर्क बिंग डन बाय द ड्राइव व्हील, जो कैलकुलेट किया है नेट ट्रैक्शन फोर्स, और ये जो है x2 माइनस x1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, displacement kinetic energy to be absorbed in stopping the tractor, वो कैलकुलेट कर लिया। if the tractor is stopped not decludged in 15 सेंटीमीटर by ड्रॉबार स्प्रिंग, स्प्रिंग लगी हुई है, ट्रैक्टर 15 सेंटीमीटर स्ट्राइक करने के बाद भी जो ना आगे की तरफ मूव किया है, तो ये एलोंगेशन स्प्रिंग में हुई होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो ना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है स्प्रिंग में, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हिच, राइट। तो ये हो गया वर्क बिंग डन बाय द ड्राइव व्हील, वे कैलकुलेट हो गया, सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर था तो यहाँ मीटर में कन्वर्ट करके ये कर लिया। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हिच T1 x2 माइनस x1 प्लस दिस इंक्रीज इन, ये हो ना, ये इसको आप ऐड कर दिए और इसको ऐड कर दिए, दोनों कैलकुलेट कर ही लिया है आपने। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, वो ट्रायंगल की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया दोनों को इसे इक्वेट कर दिया गया, राइट। दोनों को इक्वेट करके जो भी अननोन आपसे पूछा जा रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा, सब कुछ गिवन है, केवल ये पीमैक्स नहीं गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है, पीमैक्स यहाँ से कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है if the tractor is stopped in 15 centimeter drawbar SP, what is the increase in drawbar pull above the maximum traction ability, यानी कि T1 के बियॉन्ड कितना फर्दर जो है ना पुल बढ़ा है, स्प्रिंग जो है टाइट हुआ ना, तो स्प्रिंग किसने कहीं तो काम कर रहा था, तो स्प्रिंग में जो है ना फर्दर कितना फोर्स बढ़ा है वो, तो P max माइनस T1, दिस इज योर आंसर। तो बड़ा ही एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसे हम लोगों ने लर्न किया, इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिमेंबर, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, राइट। तो वी स्टॉप दिस सेशन।